वगैरह, चीज वगैरह, ये सारी चीजें फूड इंडस्ट्रीज में जितनी यूज होती हैं इसी प्रोसेस के थ्रू होती हैं। बेसिकली होता क्या है इस प्रोसेस में, द कन्वर्जन ऑफ शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। शुगर या शुगर सब्सटीट्यूट्स का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक हो गया। इनको कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में केमिकल रिएक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में करवा के इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें मैंने आपको बताया, फर्मेंटेड फूड्स, बेवरेजेस, ब्रेड, चीज, बियर, वाइन, ये सारी चीजें, एनर्जी सोर्सेज, एंजाइम्स, फूड इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत ज्यादा चीजें इसी प्रोसेस को यूज करके बनाई जाती हैं। द फर्स्ट की एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स वाया फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। ये सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया इसका। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल which utilizes their abilities to degrade virtually all natural and man-made products, ठीक है। पोल्यूशन को कम करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद ली जाती है। और ये नेचुरली जो भी चीजें वेस्ट हो चुकी होती हैं या फिर जो मैन मेड, जो ह्यूमंस ने लेबोरेटरीज में और डिफरेंट चीजें इस तरह बनाई होती हैं, उनको भी पोल्यूटेंट्स जितने होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए भी हम इसकी हेल्प लेते हैं। कैसे फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, फूड आ जाता है, बेवरेजेस आ जाती हैं। बेवरेजेस कहते हैं ये आपकी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी मशरूबात होते हैं वो बेवरेजेस में आ जाते हैं। फूड एडिटिव्स, ठीक है, एडिटिव्स का मतलब फूड प्रोडक्ट्स बनाने में और भी जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मेडिसिन से, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कहते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम्स, इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं, इन सब के लिए भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज करके इनको किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 61 पे, फूड बेवरेजेस एंड फूड एडिटिव्स एंड सप्लीमेंट्स, ठीक है, इनके बारे में क्या डिटेल है। A wide range of fermented foods and beverages have been produced throughout recorded history. Dairy products, for example, result from activities of lactic acid bacteria in milk, ठीक है। मिल्क के अंदर जो मिल्क में आपको पता है लैक्टोज शुगर होता है, उसमें फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ना वो उस पर एक्ट करता है, विच मॉडिफाई फ्लेवर एंड टेक्सचर एंड इंक्रीज लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। मतलब आपकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। आपने देखा है ना ये जो नेस्ले वगैरह के योगर्ट्स आते हैं, ठीक है, आम दही जो है ना वो जो आप दुकान से परचेज करके लाते हैं, जो दूसरे तरीके से जमाया जाता है वो खराब हो जाता है जल्दी, लेकिन इसके ऊपर बकायदा एक्सपायरी लिखी होती है, ठीक है ना। ये नेस्ले वगैरह का जो दही होता है और वो उतने जब तक की एक्सपायरी है उसकी वो खराब नहीं होता, ठीक है, आप प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह पे रखें तो वो क्या कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ये सब क्या कौन कर रहा होता है, यही वाले बैक्टीरिया जिनकी वो एग्जांपल दी हुई है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। यीस्ट्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो यीस्ट होते हैं उनको मतलब मिस यूज करके जो है ये अल्कोहलिक बेवरेजेस की प्रोडक्शन करवाई जाती है। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स यूज्ड एज सप्लीमेंट्स इन ह्यूमन फूड एंड एनिमल फीड आर प्रोड्यूस्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये अमाइनो एसिड्स वगैरह जितनी भी ये प्रोटीन डाइट्स होती हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन के सप्लीमेंट्स होते हैं, इन सब को भी जो जो इंडस्ट्री है जो इनको मैन्युफैक्चर करवाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, वो उस हिसाब से वो उनको इकोनॉमिकल भी पड़ता है काफी सारा। पीछे भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये जो आपका इंसुलिन होती है, ये भी मैंने आपको बताया था किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बना के और फिर ह्यूमन के यूज में लाई जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है ना डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, ये हम पीछे पड़ चुके हैं। इन सारी टेक्नोलॉजीज के जरिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारी वैक्सीन, वाइटामिन और इन सब के सप्लीमेंट्स बना के उनमें से निकाल के और वही चीजें फिर आप यूज करते हैं और वो आपको इकोनॉमिकल पड़ती हैं। इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। इन सारी टेक्निक्स में जो है जिनसे ये बनाई जाती हैं उनमें आपकी लागत कम आती है, पैसे कम खर्च होते हैं और आप उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है।
In addition, some microorganisms contain high levels of protein with good nutritional characteristics, suitable for both human and animal consumption. प्रोटीन भी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, इसी तरह इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स होती है। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, वाइटामिन हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हासिल कर सकते हैं, उनके अंदर बना सकते हैं, उनसे बाद में ऑब्टेन करके एनिमल्स और ह्यूमंस के यूज में ला सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमन बेनिफिट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हेल्थ केयर मैंने आपको मेडिसिन बताया था। हेल्थ केयर जो भी जो है ना आपकी सेहत के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, तो जब आप बीमार हो जाते हैं तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में एंटीबायोटिक्स वगैरह भी आ जाती हैं, जिनसे आप वापस सेहतमंद हो जाते हैं, जब वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर देती हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीबायोटिक्स भी जो होती हैं, ये भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो करवा के और वहां से उनसे हासिल कर सकते हैं। ओवर 4000 एंटीबायोटिक्स हैव नाउ बीन आइसोलेटेड, बट ओनली अबाउट 50 आर यूज रेगुलरली इन एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी। 4000 तकरीबन एंटीबायोटिक्स आप माइक्रोब्स में से बना चुके हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की, कि सॉइल में जो बैक्टीरिया होता है, क्या नाम होता है उसका, जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसीज। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उससे आपने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, आप 4000 एंटीबायोटिक्स बना चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो रेगुलरली रूटीन में कॉमनली यूज होती हैं वो 50 हैं। 50 जो है ना एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक कह लें एंटी माइक्रोबियल कह लें, एक ही बात है। ठीक हो गया, कि माइक्रोब्स को किल करने वाली, बैक्टीरियाज को किल करने वाली। द बेस्ट नोन एंड प्रोबेबली द मोस्ट मेडिकली यूजफुल एंटीबायोटिक्स आर द बीटा लैक्टम्स। अब ये उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, ये जो आपके रोजमर्रा के लिए यूज होती हैं, आपने कभी नाम पढ़ने की वो की हो कोशिश, तो ये ऑगमेंटन और ये इस तरह की जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, उनके उनके नीचे फिर ये प्रॉपर नाम लिखे होते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है, कैप्सूल्स होते हैं, ये आपके एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिल के कैप्सूल्स, इसी तरह ये सारे इनके अंदर एंटीबायोटिक्स ही होती हैं, ये खुद एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे बीटा लैक्टम्स हो गई, पेनिसिलिन हो गई, सेफेलोस्पोरिन्स हो गई, ठीक है, अलॉन्ग विद अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मैं आपको बता रहा था, एंड द टेट्रासाइक्लिन। ये सारी क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक हो गया, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करके आपने बनाई हुई। अदर इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन आर, और भी जो चीजें आप माइक्रोब्स की मदद से उनको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार के या बायो ट्रांसफॉर्मेशन उनको एक फॉर्म ऑफ लाइफ से दूसरी में ट्रांसफर करके तो हासिल जो कर सकते हैं, उनमें आप अल्कलॉइड्स भी हासिल हो सकते हैं, आपको स्टीरॉइड्स भी और वैक्सीन भी आप बना सकते हैं। वैक्सीन हम पहले पढ़ चुके हैं, वैक्सीन मैंने आपको बताया था कि एंटी वेनम जो वैक्सीन होती है, ठीक है, वो भी आप बना सकते हैं, इंसुलिन की वैक्सीन होती है वो भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी। और किस प्रोसीजर से कैसे बनानी थी वो भी मैंने बताया था, किसी को याद हो, कोई बताना चाहे मुझे कि किस तरह बना रहे थे हम वैक्सीन के बारे में, जो हमने ओवरव्यू किया था पिछले चैप्टर में, कि किस तरह बना रहे थे वैक्सीन को। जो भी विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी पैथोजेनिक या डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको आप इस हद तक जो है ना उनके अंदर से वो डिजीज प्रोड्यूसिंग जो एबिलिटी होती है वो उनकी खत्म कर देते हैं, और जस्ट बॉडी यही समझ रही होती है कि ये जरासीम बॉडी में दाखिल हो गया, कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया, लेकिन वो पैथोजेनिक नहीं होता, वो नॉन विरुलेंट होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, उसके अंदर डिजीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी खत्म हो चुकी होती है। वो बस इसलिए होता है कि आपकी बॉडी उसको देख के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे। ठीक हो गया, इस तरीके से आप ये सारी चीजें एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, वैक्सीन भी बनाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मोर रिसेंटली थेराप्यूटिक रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन्स, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मैंने बात की थी, ये भी उसी तरह की सच एज इंसुलिन, इंटरफेरॉन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये वाली आप रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज करके तो डिफरेंट चीजें, इंसुलिन बना सकते हैं। इंटरफेरॉन जो होती है ये हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन है। इसी तरह
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, जिन लोगों की हाइट वगैरह या इस तरह के उनको प्रॉब्लम होता है, यानी ग्रोथ कम रह जाती है, तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए, ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए ये भी आप हार्मोन्स वगैरह भी इसमें सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी। इंटरफेरॉन का आपने क्या बताया है? हेपेटाइटिस का वायरस के अंदर ना, उसकी वैक्सीन, उसकी वैक्सीनेशन में यूज होती है। ओके। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें इनसे बन सकती हैं। ठीक। समझ आ रही है सबको? कोई यहां तक किसी को कोई परेशानी? नो सर। नो सर। चले, चले माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में अब वो बता रहे हैं कुछ कि क्या है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, इंटरफेरॉन और ये चीजें, बेसिकली आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको बूस्ट कर रही होती हैं, ताकि वो वायरल, बैक्टीरियल, किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, उससे लड़ सके। ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइम्स, पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रो का मीन्स वाटर, वाटर की ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स। ठीक है, have numerous roles as process aids or in the production of a wide range of specific food and non-food products. अब वो इसके बारे में बता रहे हैं कि इनके बहुत सारे रोल्स हैं स्पेसिफिक टाइप के फूड्स बनाने में, या जरूरी नहीं है सिर्फ फूड्स ही, फूड्स के अलावा भी कोई प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं इनको यूज करके, माइक्रोबियल एंजाइम्स को यूज करके। एंजाइम्स आपको मैंने पहले भी बताया, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक chemicals supplied through fermentation include various alcohols, solvents such as acetone, organic acids, polysaccharides, lipids, and raw materials of the production of plastics. Some of these fermentation products also have application in food manufacture. इंडस्ट्री के भी ये डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, इनको भी आप फर्मेंटेशन के थ्रू बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स में एसीटोन की एग्जांपल दे रहे हैं वो, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें भी। और प्लास्टिक्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो भी। और इसके अलावा जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो फूड मैन्युफैक्चर, फूड इंडस्ट्री में जो भी यूजेज हो रहा है, मोस्टली जो हम पीछे देख चुके हैं सारा। ठीक है, दही बनाने में, चीज, वाइन, बियर, ब्रेड, ठीक है, इन सारी चीजों में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, फूड इंग्रेडिएंट्स में, इन सारी चीजों में ये यूज होता है। ये बेसिकली फर्मेंटेशन का प्रोसेस था कि कहाँ कहाँ ये यूज हो जाए और किस किस तरीके से यूज होता है, इसकी डिटेल थी। तो ये यहाँ तक क्लोज हो गया टॉपिक। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम आगे इम्यूनोलॉजी पे चलें। सर ओके है। चलें, ओके इम्यूनोलॉजी सर। बहुत दफा हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। कौन बताना पसंद करेगा इम्यूनोलॉजी? इम्यून सिस्टम के बारे में। बिल्कुल, गुड, शाबाश। ठीक है, इम्यून सिस्टम की स्टडी के बारे में जो भी चीज होगी उसको लॉजी कहते हैं। इम्यूनो मींस इम्यून सिस्टम, लॉजी मतलब स्टडी। इम्यून सिस्टम के बारे में जितनी भी स्टडी है, और इम्यून सिस्टम में क्या आता है बेसिकली, कोविड ने आपको बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी वो ताकत होती है, वो बॉडी की इंटरनल फोर्स होती है, जो किसी भी आउटसाइड से आने वाले इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया के खिलाफ जो आपकी बॉडी की कुव्वत मुदाफियत होती है, यानी जो फोर्स होती है जो लड़ती है, जो आपकी बॉडी की आर्मी है, ठीक है, उसको आप कहते हैं इम्यूनिटी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, पेज नंबर 63 पे आए। इम्यूनिटी, इट इज ए नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की वो रेजिस्टेंस जो वो बैक्टीरिया और वायरस और डिफरेंट अटैकिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी पे बाहर से अटैक कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है आपकी बॉडी की। एक तो वो नेचुरल हो सकती है कि आपकी बॉडी की जो इंटरनल है, जो खुद वो नेचुरल है। एक्वायर्ड का मतलब है जो आप चीजें वगैरह बाहर से लेके खा के, जिसकी वजह से वो करते हैं।
ठीक है ना। वो क्या बहुत सारी चीजें आप लोग खा रहे थे कोविड में, कह रहे थे विटामिन सी बहुत ज्यादा यूज करें जी, ये माल्टे बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, याद है आपको? किस किस को पता है? जब से पता चलना शुरू हुआ था जी इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा है, विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अब माल्टे खरीदने जाए वो 300-400 पे पहुंच गए थे। था नहीं था ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है सर, ठीक है ऐसा ना। ही है। तो वो इसी वजह से था कि क्योंकि जी वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपने बाहर से लेनी थी, आपने माल्टे खाने थे, उसमें से विटामिन सी आपकी बॉडी को मिलना था, और उसने आपने इम्यून सिस्टम को और ज्यादा तगड़ा करना था, स्ट्रॉन्ग करना था, और उसने फिर वायरस से लड़ना था। ठीक है। तो इन चीजों को कहते हैं, जो आप एक्सटर्नल बॉडी सप्लीमेंट्स जो आप ले रहे होते हैं ना, जो बाहर से इनटेक, उससे उससे आपको जो इम्यूनिटी मिलती है वो एक्वायर्ड होती है, मतलब कहीं से आप एक्वायर करते हैं अपने अंदर। ठीक हो गया। तो ये दो तरीके की होती हैं। और पैथोजेनिक पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स भी इनको कह सकते हैं। फॉरेन का मतलब जो चीजें बाहर से आपकी बॉडी में आ रही होती हैं। और इन सब चीजों को, इम्यूनिटी को जो जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी, द अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। वही बात जो बार बार हम पढ़ चुके हैं, वो डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिफेंस के तौर पे यूज कर होता है इम्यून सिस्टम। सर्टेन अदर डिजीजेस में भी इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अब ये जो मिल के बनता है इम्यून सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन से, सेल्स से, प्रोटीन से, जिनको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक। इट आइडेंटिफाइज, अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज germs एंड अदर फॉरेन substances. Sometimes the immune system makes a mistake and attacks the body's own tissues or organs. ठीक है। कभी कभी इससे मिस्टेक भी हो जाती है, ये समझता है कि बॉडी के अपने जो टिश्यूज हैं, जो इंटरनल टिश्यूज हैं, कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये, और उनको भी किल करना शुरू कर देता है। इस चीज को कहते हैं ऑटो इम्यून। ठीक है। और उनको किल करना शुरू कर देता है, हालांकि वो डिजीज प्रोड्यूसिंग नहीं होते, वो आपकी बॉडी का ही पार्ट होते हैं। ठीक हो गया। वो यही कह रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। वन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज इज टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज किसको कहते हैं आम जबान में? शुगर को, डायबिटीज को। ठीक है। उसको इन विच, इसमें दो टाइप्स की, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। ठीक है। हमने इस डिटेल में नहीं जाना कि डायबिटीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बस आपको ये पता होना चाहिए दो टाइप्स की होती है, एक को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, एक को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अब टाइप 1 को वो कह रहा है ये टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज है। क्यों? इन विच द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज द सेल इन द पैंक्रियाज दैट प्रोड्यूस इंसुलिन। अब वो क्या करता है, वो जो लबलबा होता है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, जो इंसुलिन बनाता है, ठीक है, वो अपने ही सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं और आपको डायबिटीज हो जाती है, और आपको फिर मेडिसिन खा के इंसुलिन पूरी करनी पड़ती है, या फिर आपको इंसुलिन एक्सटर्नली लगानी पड़ती है। तो इसलिए वो कह रहा है ये ऑटो इम्यून डिजीज है, और अपने बॉडी के खुद के पैंक्रियाज को, और जो है ना, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, उनको बॉडी खुद मारना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। तो ये एक डिजीज कंडीशन है। ठीक हो गया। इसी तरह डिफरेंट बीमारियों के बारे में आपने सुना होगा, ये ऑटो इम्यून डिजीजेज है, मतलब बॉडी खुद ब खुद जो है ना, वो किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, ये हर नॉर्मल बंदे में नहीं होता, ये खुद एक डिजीज है। ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं इनको। तो ये भी किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी हो सकती हैं, और बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, किस वजह से होती हैं। ठीक हो गया। क्लियर है यहां तक? जी सर। चलें। जी सर। एंटीबॉडी आपको समझ आई ना? एंटीबॉडी वो थी जो आपकी बॉडी की डिफेंस फोर्स है, और एंटीजन वो होते हैं जो बाहर से आपकी बॉडी पे हमला कर रहे होते हैं, जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी लड़ रही होती हैं। तो एंटीजेंस में क्या क्या आ सकते हैं, कौन बताएगा? एंटीजेंस में क्या क्या आ सकते हैं? एंटीजेंस में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, एंटीजेंस में वायरस भी आ सकते हैं, किसी भी किस्म के वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बाहर की दुनिया से आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको आप एंटीजेंस कहेंगे। ठीक है। ये क्लास ऑफ इसमें कंपाउंड्स आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब वो बता रहा है केमिकल सब्सटेंसेस केपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाते हैं ना, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवोक होना शुरू हो जाता है, कि भाई खतरे का अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि कौन सी चीज आ गई बॉडी में, हम इसको नहीं जानते ये कौन है। और आर्मी वाले हर चेक पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं और एंटीजन से पूछते हैं भाई तुम कौन हो, ये वो।
अगर वो आगे से उनके साथ लड़ना शुरू करे तो वो भी आगे से लड़ना शुरू कर देते हैं उसके साथ, ठीक है। टॉलरेंस, tolerance is an acquired resistance to foreign particles or drugs which develops on its repeated administration over prolonged period. अगर एक डिजीज आपको पहले भी हो चुकी है और वो जब दोबारा हमला करती है ना, तो आपकी बॉडी पहले से रेडी होती है, उसने उनको पहचाना हुआ होता है कि ये वही डिजीज है जो पहले भी मतलब बॉडी को नुकसान पहुंचा चुकी है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है ना वो रेडी होते हैं, बिल्कुल वो उनको मार देते हैं। और उनको टॉलरेट का मतलब टॉलरेंस उनके अंदर प्रोड्यूस हुई हुई होती है। सर बात सुने। जी जी। सर वैसे होता है कि मोस्टली हमें पहले अगर वो डिजीज हुई हो सेकंड टाइम फिर होती है तो हमारा पहले से ज्यादा हमारी बॉडी का नुकसान होता है, तो फिर ये क्या होता है? नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी असल में देखें, अभी आपको जब कोविड हुआ है ना, जिन लोगों को, उनकी जी बॉडी सर। में उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज अब बन चुकी हैं। अब जब दोबारा कोविड होगा ना, अगर तो वो किसी दूसरे स्ट्रेन का ना हुआ, अगर तो वो सेम यही वाला हुआ। अब असल में वायरस जो होते हैं ना, वो अपनी आपको चेंज कर लेते हैं, वो नेक्स्ट स्ट्रेन में आ जाएंगे, ठीक। ये कोरोना था ना, वो किसी और स्ट्रेन में आ जाएंगे चेंज होके, तो फिर वो नुकसान करते हैं। लेकिन अगर सेम ही आपके ऊपर दोबारा इफेक्ट करे ना, तो उससे आपको फायदा ये होता है कि उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होती हैं, वो उसको मार देती हैं, वो इतना नुकसान नहीं ठीक है, करने देती हैं उसको। जी जी। सही है सर। सर ठीक हो गया तो ये। इसमें जी एक और चीज ये आती है ना कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग थोड़ा सा सर में दर्द तो हम एकदम से पैरासिटामोल या कोई भी एनाल्जेसिक लेना शुरू कर देते हैं। जी। तो इससे ये भी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर उस मतलब यानी कि जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ठीक तो बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट टाइम पे ये होता है कि हम उस डिजीज के लिए लेते हैं तो हम इतनी जल्दी रिकवरी की तरफ नहीं जाते, तो इसलिए कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स है वो भी हर एक छोटी सी चीज के लिए नहीं लेनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। और ये टर्म बिल्कुल ऐसे ही होती है, रेजिस्टेंट हो जाते हैं आप लोग जो है, उसके अगेंस्ट जो है ना आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। क्या क्या मतलब होता है उसका, कि वो बैक्टीरिया जो है ना वो और ज्यादा जो है ना वो मोहलिक हो जाते हैं अगर आपकी बॉडी के लिए, और वो और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और खुदा ना खास्ता उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। उस वक्त तक एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी, ये इसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। ये जैसे बात की ना आपने, क्या नाम है आपका, नबीला ने, बिल्कुल ठीक बात है। सेल्फ मेडिकेशन हमें ये सारे नुकसान पहुंचाती है। अब हम एक दफा गए डॉक्टर के पास, उसने हमें ऑगमेंटन लिख दी, ठीक है, हमारा गला खराब था। अब हम घर आ गए 6 महीने के बाद, दोबारा गला खराब। उसने बोला छोड़ो यार, कौन 1,000 रुपए फीस दे डॉक्टर की, ऑगमेंटन की टैबलेट की डब्बी पकड़ी, खाना शुरू कर दी। अब उसका नुकसान क्या हुआ, आपको पता नहीं है कि वो वाला इन्फेक्शन कितना सीवियर था आपको जो था, और वो टेस्ट की रिपोर्टों के बाद डॉक्टर ने आपको वो लिखी थी। अब क्या पता कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपको अटैक किया हो, उसके लिए एंटीबायोटिक कोई और हो, आप ऑगमेंटन खाई जा रहे हैं। उससे होगा क्या, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उन पे कोई असर नहीं हो रहा होगा, वो और ज्यादा जो है ना वो खतरनाक होते जाएंगे, और ज्यादा मोहलिक हो जाएंगे। इसी की वजह से क्या होता है कि दूसरी एंटीबायोटिक्स भी आप पे असर करना छोड़ देती हैं। क्यों, आप उनको रेजिस्टेंट कर। और दूसरा एक इसकी वजह और क्या होती है, एनिमल्स जो है ना, जिनका हम गोश्त खाते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, उनके अंदर भी हमने ह्यूमन एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिए। ये एक और एस्पेक्ट है इस चीज का। ये नबीला की बात को मैं सेकंड करूंगा। हम जब उनका गोश्त खाते हैं ना, उनकी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी ये जो गवाले और इस तरह के अनपढ़ लोग होते हैं बेचारे, इनको पता तो होता नहीं है, तो ये इनको ह्यूमंस वाले जितने फॉर्मूलाज है ना, अब ये एनिमल्स को भी देने शुरू कर दिए उन्होंने। बुखार के लिए पैरासीटामोल के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ऑलरेडी उनका हम गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं, उनमें ऑलरेडी वो एंटीबायोटिक्स शामिल है। वो जब हम खा रहे हैं तो ऑलरेडी उससे भी रेजिस्टेंस होती जा रही है हमें। जब हमें वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, वो इनको किल नहीं करते बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, और वो उन सर मेरा एंटीबायोटिक से मरते भी नहीं है। जी जी। सर वैसे मोस्टली ये पर्सनली प्रैक्टिकल है, मेरे अपने घर में ये चीज मौजूद है, इसलिए मैं पूछूं कि मतलब जो मुर्गे होते हैं उनको भी पेनाडोल जी पैरासीटामोल। जी, ऐसे ही है। तो उसी का नुकसान देखें, ये जो कहते हैं ना, ये आजकल के मुर्गी मत खाएं, इससे आपको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। वो बात क्या है,
उनको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगा के उनकी ग्रोथ दिन ब दिन, अब एक देसी मुर्गी आप देखें वो पूरे 6 महीने साल लेती है बड़ा होने में, और ये जो ब्रायलर मुर्गियां हैं ये 2-3 महीने में जो है इतनी इतनी बड़ी हो, कैसे? इनको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वही जब गोश्त आप खाते हैं ना तो स्टेरॉइडल वो सारा वो चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, और वो क्या कैंसर कॉजिंग है। तो ये एक बड़ी वास्ट डिटेल है, डिबेट है पूरी, लेकिन आपको जनरल नॉलेज में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस कैसे होती है, टॉलरेंस क्या होती है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए और आप में कैसे हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चले हम। ठीक है सर। जी सर। चले, टॉलरेंस समझ आ गई आपको, वो भी इसी तरीके से होगा। इसी तरह एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आप बार बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं क्या होती हैं। स्पेसिफिक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द बॉडी इन रिस्पांस टू स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन। एंटीजेंस के मुकाबले में जो आपके इम्यून सिस्टम, जो डिफेंस फोर्स के सिपाही होते हैं, उनका नाम समझ लें आप, एंटीबॉडीज होता है। टर्म एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए और स्मॉल बी, ए बी लिखते हैं एंटीबॉडी। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन आर इंटरचेंजेबल। एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स कह लें, एक ही चीज होते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, पहले भी मैंने आपको बताया एंटीजेंस भी प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स होते हैं। कंपोज्ड ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा लिम्फोसाइट सेल्स, जो होते हैं वो इनको प्रोड्यूस करते हैं, जिनको बी सेल्स भी कहते हैं। ठीक हो गया जी? क्लियर है यहां तक? पेज जी नंबर सर। 64 पे आए। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी दोनों कांटेक्ट में आते हैं ना, तो एक क्या कराते हैं, ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। वो क्या करता है, एंटीबॉडी उस एंटीजन को पकड़ लेता है और वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देता, वहीं रोक लेता है। ठीक है, जिस तरह डिफरेंट एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करके उनके काबू में आ जाते हैं। A reaction that occurs when an antigen combines with a corresponding antibody to produce an immune complex is called एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए जी, और एंटीबॉडी की ए बी। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और क्या बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया? टाइप्स क्या है जी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की? नंबर 1 एग्लूटिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन, नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, नंबर 4 ऑप्सोनाइजेशन। ये डिफरेंट रिएक्शन है जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कंबाइन होते हैं। फर्स्ट वाला देखें, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। एग्रीगेट क्या होते हैं, इकट्ठे होना शुरू होते हैं सेल्स। ड्यू टू एंटीबॉडी बाइंडिंग इज नोन एज एग्लूटिनेशन। एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ बाइंड करना शुरू कर देती है तो ये बहुत सारे जमा होने शुरू हो जाते हैं आपस में। ठीक, इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। The antibodies that cause agglutination of cells are called agglutinins. ठीक है, अब एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ बाइंड किया तो वो बाइंड करके क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बना, उसका नाम वो क्या दे रहे हैं, एग्लूटिनिन। ठीक हो गया? एंड द एंटीजन सेग्रीगेटेड आर कॉल्ड, और जब एंटीजेंस को उनसे अलग कर लिया जाता है या एंटीजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उनको कहते हैं एग्लूटिनेट्स। एंटीबॉडीज जो कर रही हैं उसको एग्लूटिनेट्स, और एंटीजेंस जो एग्रीगेट हो रहे हैं उसको एग्लूटिनेट्स। ठीक हो गया? ये जस्ट टर्म्स है, आपके जहन में होनी चाहिए कि एंटीबॉडीज वाला क्या है, कौन सी टर्म है, और एंटीजेन वाली कौन सी टर्म है। ठीक हो गया? ये एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है जी प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का वर्ड आपने सुना है प्रैक्टिकल की टर्म्स में, क्या होता है प्रैक्टिकल में, क्या सुना है आपने, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? जब कोई सोल्यूशन बनाओ तो एक नीचे एक रह जाता है, नहीं, सेडिमेंटेशन सोल्यूशन नहीं, ठीक है, सोल्यूशन नहीं। प्रेसिपिटेट। जब भी आप दो रिएक्टेंट्स को, ठीक है, दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं ना, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के कुछ चीजें होती हैं, या तो वो कलर चेंज करते हैं या डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एसिड H2SO4 लिया और कोई दूसरा केमिकल लिया, आपस में मिलाया, ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था। तो उसमें लिखा हुआ था इन दोनों को कंबाइन करें तो रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो होगा क्या, बिल्कुल बेस में रेड कलर की एक चीज बैठ जाएगी, उसको जब आप हिलाएंगे ना यूं थोड़ा सा, तो ऐसा लगेगा कुछ सॉलिड ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे छोटे, जो नीचे बैठे हुए, उनको प्रेसिपिटेट्स कहते हैं बेसिकली। ठीक हो गया? तो ये प्रेसिपिटेट्स थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है वो आप देखें क्या लिखा, व्हेन एन एंटीबॉडी बाइंड्स टू ए सॉल्युबल एंटीजन
द एंटीजन बिकम्स इनसॉल्युबल। ठीक है, एक एंटीजन जो है वो किसी चीज में सॉल्युबल था, मतलब डिसॉल्व हुआ हुआ था। एंटीबॉडी जब उसके साथ बाइंड किया तो एंटीजन को इनसॉल्युबल कर दिया। ठीक है, एंटीबॉडी खुद उसके साथ बाइंड हो गई और एंटीजन को फ्री कर दिया। द एंटीजन बिकम्स इनसॉल्युबल एंड इट में प्रेसिपिटेट, और वो अलग से नीचे बैठना शुरू हो गया, और फ्लोट इन द फ्लूइड, या फिर उसने फ्लूइड या लिक्विड में फ्लोट करना शुरू कर दिया। इफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट्स इट इज रेफर्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर तो एंटीजन और एंटीबॉडी ने आपस में मिक्स होने के बाद ये वाला काम किया कि उसने फ्लोटिंग शुरू कर दी एंटीजन ने, या वो नीचे बैठना शुरू हो गया, तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह नंबर नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। एंटीबॉडी बाइंडिंग विद एंटीजन इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव द एंटीजन फ्रॉम द बॉडी। अब वो कह रहा है सिर्फ बाइंडिंग से ही रिमूव नहीं कर सकते आप। बाइंडिंग से तो बाइंड तो उसने कर लिया, लेकिन है तो सही ना वो आपकी बॉडी में, वो आपने रिमूव तो नहीं किया। वो कैसे करेंगे? Hence, antigen-antibody complex initiates activation and binding of complement system to it. Binding of complement system to antigen-antibody complex is known as complement fixation. एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट्री चीजें वो होती हैं जो उन्हीं की तरह की चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, सेम लाइक एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो वो कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा और वो इसके साथ बाइंड करके इसको फिक्स कर लेगा अपने साथ, और फिर बॉडी से रिमूव करा देगा। ठीक है ना, बॉडी में देखें प्रेजेंस तो है ना बॉडी में। अब वो हेपेटाइटिस सी के अक्सर केसेस में आपने सुना होगा, वो कहते हैं जी इनएक्टिव हो गया है। सुना है कभी आपने जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है? ये वायरस जो होते हैं ना, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते कंप्लीटली बॉडी से। इनएक्टिव का मतलब ये है कि डॉक्टर कहते हैं जी आप परहेज रिएक्शंस कहते हैं कि आपकी बॉडी एलर्जी भी होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी को ही नुकसान हो रहा है ना। ऑटो इम्यूनिटी भी क्या कर रही है, आपकी बॉडी को ही नुकसान कर। दीज रिएक्शंस मे बी डैमेजिंग, अनकंफर्टेबल और ऑफन फैटल। फैटल का मतलब इतने ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं कि ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं। आप अपने सेल्स को मारते रहेंगे, एक टाइम आएगा सब मर जाएंगे ना, तो आप भी मर जाएंगे। ठीक है, तो फैटल कहते हैं कि जानलेवा। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है? जी सर आ रही है। चले, एलर्जी इसमें लिखा हुआ, एलर्जी क्या होती है? एलर्जी इज ए हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। Allergic reactions occur when a person's immune system reacts to normally harmless substances in the environment. A substance that causes a reaction is called an allergen. जो चीज एलर्जी कॉज करती है आपकी बॉडी में उसको कहते हैं एलर्जन। ठीक है, वो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ खास किस्म की फूड आइटम खाने से एलर्जी होती है। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है। ठीक है, उनको पता होता है कि मैं अंडा खा लूंगा तो मेरे साथ एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। होता है नहीं होता ऐसा? जी सर होता है। ठीक है, कुछ बिल्कुल सर, एंटीबायोटिक्स ऐसे ही मैंने है। आपको बताई थी, स्पेशली पेनिसिलिन, इनसे कुछ लोग एलर्जिक होते हैं। तो आप इन लोगों को पेनिसिलिन देंगे, जिसको ना पता हो कि मैं पेनिसिलिन से एलर्जिक हूँ, उसकी डेथ भी हो सकती है। ये इतने सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो हमेशा पेनिसिलिन को लगाने से पहले डॉक्टर पेनिसिलिन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। थोड़ी सी डोज दे के देखते हैं कि इसको एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो रहे होते हैं तो वो छोड़ देते हैं, उसको किसी और एंटीबायोटिक की तरफ ले जाते हैं। अगर नहीं हो रहे होते तो फिर वो पेनिसिलिन भी लगा देते हैं उनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। वो यही बता रहा है कि इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस। इम्यून सिस्टम यही समझ रहा होता है कि ये इतने कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो है नहीं, उनके साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन वो इन दी जो है ना रिएक्शन में क्या होता है उसकी वजह से आपको एलर्जी कॉज हो जाती है। और जो चीज इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी कॉज करने की उसको कहते हैं एलर्जिन।
ठीक है ना, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है एलर्जेन। सर कुछ लोगों को धूप से भी एलर्जी होती है, वो क्यों? जी जी बिल्कुल होती है, उनकी स्किन का कलर आपने देखा बिल्कुल वो चेंज सा होता है, और वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव उनकी स्किन होती है, और वो बिल्कुल एलर्जिक होते हैं, और वो धूप से उनको जो है ना वो बचने का कहा जाता है कि आप धूप में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक हो सर गया। जिस तरह से मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, जैसे धूप में जाते हैं तो हमारे चेहरे पर ना ऐसे जैसे स्पॉट्स से बन जाते हैं, बिल्कुल लाइक ऐसे ही है। जख्म। जी, तो आप लोगों को इसीलिए उन्होंने मना किया हुआ है कि आप बिल्कुल जो है ना सनलाइट से एक्सपोज नहीं होंगे। ठीक है। तो फिर मोस्टली यही होता है कि घर पर रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? उसका नुकसान क्या है? देखें, आप लोगों को ऑलरेडी अब पता चल चुका है ना कि आप लोगों को उससे नुकसान होगा। आप फिर भी जानबूझ के वो काम करेंगे, धूप में जाएंगे तो फिर अपना नुकसान करेंगे। ठीक है। इसी तरह बाकी लोगों को भी ऐसे ही है। पोलन से एलर्जिक लोगों को पता होता है कि हम पोलन से एलर्जी है, तो वो सीजन में बहुत एहतियात करते हैं। इसी तरह डस्ट वालों को पता होता है, वो मास्क वगैरह यूज करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पे डस्ट होती है। तो ये सारी चीजें हैं फिर। ठीक हो गया जी। और ये एलर्जी जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में फॉल करती है। यहां तक जी ये सारी हो गई, इम्यूनोलॉजी की डिटेल हो गई सारी। ठीक है। अब हमारे पास वैक्सीनेशन है, ये लास्ट चैप्टर है हमारे पास, और इसके बाद हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी भी खत्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन हम काफी दफा डिफरेंट अदर चैप्टर्स की डोमेन में पढ़ चुके हैं। वैक्सीनेशन आपको पता है वो चीजें जो आप किसी भी बीमारी के अटैक से पहले लगवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बच्चे पैदा होते हैं, उनको पूरा कोर्स करवाया जाता है, काली खांसी और मुख्तलिफ आपने नाम सुने होंगे, पोलियो, खुन्नाक और पता नहीं क्या क्या। ठीक है। पूरा उनका कोर्स होता है 15 मंथ्स तक, आई थिंक डिफरेंट इंटरवल्स पे उनको ये सारी वैक्सीनेशन लगवाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर ले। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो इन्फेंट्स होते हैं, नौजायदा बच्चे जिनको कहते हैं, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, उन बेचारों में तो इम्यूनिटी वैसे ही नहीं होती, कम होती है। तो ये जानबूझ के उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करवाई जाती है इन बीमारियों के अगेंस्ट, क्योंकि ये जानलेवा किस्म की बीमारियां हैं। इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, तो वो लड़ती हैं उनके साथ। अगर खुदा न खास्ता इस छोटी एज में इन पे इस बीमारी का हमला हो जाए, तो वो आपके इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज उन्होंने इम्यून सिस्टम ने बनाई भी होती हैं इन वैक्सीन की वजह से, वो उनके खिलाफ लड़ती हैं। और बेसिकली ये वैक्सीन बनती भी उन्हीं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हैं। उनके अंदर से आप डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खत्म कर देते हैं, लेकिन आपकी बॉडी यही समझ रही होती है, जब वो आपकी बॉडी में जाती है ना, तो आपकी बॉडी एकदम अलर्ट हो जाती है कि जी ये कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, हालांकि वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा होता। तो इस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है। बाकी डिटेल हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ लिविंग और किल्ड पैथोजेनिक। ठीक है। लिविंग होगा लेकिन वो उसके अंदर से इतना उसकी उसको नीम मुर्दा कर दिया गया होगा। अब सांप है, उसमें से आप जहर निकाल लें, वो जितना मर्जी आपको काटता रहे, उसके दांत भी निकाल दिया आपने, उसका जहर भी निकाल दिया, लोगों ने गले में नहीं डाले होते। वो इसीलिए होते हैं कि वो बस दिखाने के होते हैं। वो सांप बस नाम का होता है, ना वो आपको डंग मार सकता है, ना वो आपको काट सकता है, ना वो आपके अंदर जहर डाल सकता है। ठीक है। सब कुछ निकाल लिया होता है उसमें से। तो वही वही मिसाल जो है ना इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। वो बैक्टीरिया या वायरस अब आपको बीमार नहीं कर सकते, बस वो नाम के बैक्टीरिया रह गए। उनसे फिर जो है ना वो ये बनाई जाती हैं वैक्सीन वगैरह और ये सब। किल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड टू मेक इट नॉन पैथोजेनिक। ठीक है। उनको नॉन पैथोजेनिक बनाया जाता है, नॉन डिजीज प्रोड्यूसिंग, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन द रेसिपिएंट सफिशिएंट टू प्रिवेंट ससेप्टेबल डिजीज। ठीक है। वही बात जो मैंने आपको कम्युनिकेट कर दी कि बॉडी यही समझती है कि जी बॉडी को बेसिकली आप जो है ना वो धोखा कह लें या उसको चकमा दे रहे होते हैं कि बॉडी उसके अगेंस्ट बहुत तेजी से अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दे। ठीक हो गया। ये मकसद होता है। वैक्सीन इंप्रूव्स इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है टिपिकल। और ये वैक्सीन हर बीमारी के लिए अलग अलग होती है, यानी कि एक ही वैक्सीन वो तमाम जितनी भी वायरल डिजीज हैं या बैक्टीरियल डिजीज हैं, हर वैक्सीन स्पेसिफिक होती है उस क्यों? क्योंकि हर डिजीज का बैक्टीरिया या वायरस जो है वो भी स्पेसिफिक होता है ना, तो उसी के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन होगी सिर्फ वो एंटीबॉडीज उसी के अगेंस्ट बनेगी। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियों के लिए आप अलग अलग दफा
उसको इंसर्ट करवाते हैं बॉडी के अंदर ताकि उन सब के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकें। टिपिकली इट कंटेन्स एन एजेंट दैट रिजेंबल्स अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो जो एजेंट होता है वो बिल्कुल उस डिजीज कॉजिंग एजेंट से मिलता जुलता होता है, लेकिन वो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं होती उसमें, एंड इज ऑफन मेड फॉर वीकेंड और किल्ड फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोब। बिल्कुल वो वीक किस्म के माइक्रोब्स होते हैं या मरे हुए होते हैं, ठीक है, और लेकिन बॉडी जो है उनको यही समझती है कि ये लिविंग है और डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फौरन वो उनके अगेंस्ट शुरू हो जाती है एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करना। द एजेंट स्टिमुलेट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम to recognize the agent as non-safe, destroy it and remember it so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these microorganisms that it later encounters। इसका फायदा क्या होता है, बाद में अगर कोई बीमारी, ठीक है, वो बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया, अब उसके ऊपर पोलियो वायरस ने हमला किया, तो उसके पास उसके बैकअप की फोर्स बैठी हुई थी, ठीक है, वो जो बचपन में उसने वैक्सीन लगवाई थी पोलियो की, वो सीधे हो गए, जैसे ही वायरस आया उन्होंने गोलियां मारनी शुरू कर दी और उसको मार दिया। ठीक है, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको वैक्सीनेट किया हुआ था, ऑलरेडी बॉडी ने उस डिजीज के अगेंस्ट बिल्कुल जो है ना वो फोर्स बनाई हुई थी। समझ आ रही है? जी सर। अगर और जिन लोगों को ये हो जाता है वो क्या वजह होती है, उन बेचारे बच्चों ने बचपन में उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, या उन्होंने बूस्टर डोजेज नहीं लगवाई होती, उनके अंदर वो एंटीबॉडीज लैक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से फायदा उठाता है वो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है, और ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है, ये इसको रिकवर नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसा डैमेज हो जाता है जो आपकी बॉडी किसी भी तरीके से दोबारा रिकवर नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी वजह से इन मोहलिक बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जाती हैं। एम क्या होता है वैक्सीनेशन का, मतलब क्यों कर रहे हैं आप? The aim of vaccination in the individual is to induce a prime state such that on contact with the relevant infection or more rapid and effective secondary response could be mounted, leading to the prevention of disease. Thus the primary aim is to eliminate the disease। ठीक है, एम यही है ना कि खुदा ना खास्ता कि एज में, किसी भी एज में वो डिजीज आपके ऊपर हमलावर हो, वो वाले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको अटैक करें, तो आपके अंदर ऐसी इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट हो कि वो उसको किल कर दे और उस डिजीज को एलिमिनेट कर दे आपकी बॉडी से। ठीक हो गया, यही एम होता है। समझ आ रही है ना एम क्या होता है, कि क्यों क्यों कर रहे हैं, जी क्या सर। फायदा है? ठीक है, जी सर। टाइप्स क्या है जी वैक्सीन की? नंबर 1 बता रहा है वो लाइव एटीन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन। ठीक है, पूरा का पूरा आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया, जिंदा तो है वो, लेकिन एटीन्यूएटेड का मतलब वो नीम मुर्दा सा है, बिल्कुल वो डिजीज कॉजिंग एबिलिटीज खो चुका है अपनी, बस वो नाम का ही है। जैसे वो नाम का सांप नहीं, मैंने आपको बताया कि उसमें से जहर भी निकाल लिया, उसके दांत भी निकाल लिए, अब वो कर कुछ नहीं सकता, लेकिन है तो सांप ही ना, उसको आप चूहा तो नहीं कहेंगे ना, है तो वो सांप ही, ऐसे ही है ना। ठीक जी है, सर। सांप है वो, लेकिन नाम का है, काम का नहीं है। तो यहाँ भी वही है, जिंदा तो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो काम का नहीं है अब, वो सिर्फ नाम का है। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट है इनएक्टिवेट होल एजेंट वैक्सीन। ठीक है, इनएक्टिवेट का मतलब भी उसका आपने बिल्कुल जो एक्टिव फॉर्म थी उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग, उसको आपने इनएक्टिव कर दिया, अब वो कर कुछ नहीं सकता। नेक्स्ट जो है ना टॉक्साइड्स। ठीक है, टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक से निकला है, टॉक्सिक क्या होते हैं, जहरीले। ठीक है, उनके अगेंस्ट भी जो उन केमिकल, उन मादों के अगेंस्ट भी जो बनाई जाती है उनको भी टॉक्साइड्स कहते हैं, ये भी वैक्सीन की एक टाइप है। सब यूनिट वैक्सीन, अब एक पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, आप उसका छोटा सा पार्ट ले लें। ठीक है, छोटे से पार्ट को भी बॉडी यही समझती है कि जी ये भी पूरे का पूरा वही है, हालांकि पूरा नहीं है, आपने छोटा सा ले लिया उसको। एक प्रोटीन था, ये सब है, होते तो प्रोटीन है ना, ठीक है, भले वो बैक्टीरिया है या वायरस है तो प्रोटीन ना, इनके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आपने छोटा सा पार्ट ले लिया उसके डीएनए का, बॉडी उसको भी यही समझ रही होती है, नहीं जी उसी का पार्ट है, ये पूरा वही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो सब यूनिट कहते हैं उसके छोटे से पार्ट को, उसके अगेंस्ट भी वो सेम वही वैक्सीन, ओ सॉरी एंटीबॉडीज बना लेती है बॉडी, इसको सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। इसी तरह कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती हैं, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड कहाँ से, डीएनए आरएनए से निकला है, और डीएनए आरएनए के अंदर आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, तो उधर से आया।
अब इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है, ये देख लें कि क्या क्या है। लाइव एटीन्यूएटेड या होल एजेंट वैक्सीन में क्या है? लाइव एटीन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन आर मेड फ्रॉम लिविंग बट वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल वो कमजोर जान मान उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती, उनसे बनाई जाती है। इसकी एग्जांपल में वो बता रहे हैं, मीजल्स की जो वैक्सीन है, ठीक है, वो मीजल्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसी तरह टाइफॉइड की जो वैक्सीन है, टाइफी, ये जो है ना, ये भी बैक्टीरिया के वो होते हैं, उन इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। इसी तरह सेबन पोलियो वैक्सीन, जिसको पोलियो वैक्सीन कहते हैं, और ये देते कैसे? ओरल, ब्रैकेट में ओरल लिखा हुआ है, क्या मतलब? ये ड्रॉप्स की फॉर्म में, आपको देखा है ना बच्चों को ड्रॉप्स की फॉर्म में पिलाते हैं। ठीक, सारी वैक्सीन सिर्फ इंजेक्शन से नहीं लगाई जाती, कुछ ओरली भी पिलाई जाती हैं। देखा है ना आपने? अब बच्चों को लेके जाएं तो वो मुंह में कतरे भी पिला रहे होते हैं, तो वो भी वैक्सीन है, ठीक है। लेकिन कुछ ओरली लेते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में होती है। ठीक हो गया जी। इन इन जो वायरसेस की वैक्सीन है और बैक्टीरिया की, वो जो है लाइव एटीन्यूएटेड टेक्निक से बनाई जाती हैं। ठीक, कि उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है लेकिन नॉन डिजीज प्रोड्यूसिंग। पेज नंबर 68 पे आए, इनएक्टिवेट होल एजेंट वैक्सीन। इनएक्टिवेट होल एजेंट वैक्सीन आर मेड फ्रॉम माइक्रोब्स दैट हैव बीन किल्ड। ठीक है, अब ये वो होते हैं जिनको मार, वो जिंदा नहीं है। अब जिंदा वाली की एग्जांपल्स क्या थी? मीजल वैक्सीन, टाइफॉइड की वैक्सीन और पोलियो की वैक्सीन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार के आप उनसे जो वैक्सीन बना रहे हैं, उनकी एग्जांपल्स में क्या आ रहा है? रेबीज की वैक्सीन, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और कॉलरा की वैक्सीन। ये जो डिजीजेज है, इनके लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है टेक्निक से, वो इनका किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जा रहा है। ठीक हो गया जी। ये आपके जहन में रहेंगी चीजें। कोई भी इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन या इस तरह के एमसीक्यू आता है कि जी उनकी एग्जांपल्स के नाम दें जो इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन है। अब ये नहीं है कि आप लाइव एटीन्यूएटेड वाली एग्जांपल्स उठा के उसमें लिख दें कि जी मीजल्स और टाइफॉइड और पोलियो होता है, नहीं, आप यही लिखेंगे, रेबीज, इन्फ्लुएंजा और कॉलरा। रेबीज भी डिजीज है, इन्फ्लुएंजा भी आपको पता है डिजीज है, और कॉलरा भी। ठीक हो गया। टॉक्साइड्स, टॉक्साइड वैक्सीन आर मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं लेकिन इनएक्टिवेटेड होते हैं, दैट कॉज इलनेसेस रेदर देन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स नहीं होते लेकिन टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स ऑफ टॉक्साइड बेस्ड वैक्सीन इंक्लूड टेटनस और डिप्थेरिया। देखा ना, वो आप रोड वोड पे कहीं गिरे तो और ब्लड निकला है आपके किसी भी बॉडी पार्ट से, तो कहते हैं जी टेटनस की वैक्सीन लगवा लें। क्यों कहते हैं? ना लगवाएं तो क्या होता है, किसी को कोई आइडिया हो? सर इसका जहां तक ये होता है कि कहते हैं कि मतलब वो छोटे से बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं और वो ऐसी जगह जल्दी इफेक्ट करते हैं, तो ये हमें क्या मतलब करते हैं? फिर इफेक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई भी मतलब सीवियर किस्म की बीमारी हमारे लिए कॉज कर सकते हैं। ऐसी डिजीज हो जाती है इसकी वजह से, अगर ये वाकई अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देना और 24 आवर्स के अंदर आपने इसकी वैक्सीन नहीं लगवाई टेटनस की, आपका आपको ना जॉ ड्रॉपिंग सिंड्रोम होता है। आपका ये जो जॉ है ना, ये जो जबड़े होते हैं मुंह के, ये खुल जाते हैं और फिर ये बंद नहीं होते। ये बीमारी किसी भी तरीके से भी ट्रीट नहीं होती, आपका जबड़ा जो है ना ये खुल जाता है पूरा। ये इसका साइड इफेक्ट है, किसका? टेटनस के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी वजह से हो जाता है। सर बैक्टीरिया होता है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, आई थिंक सो, वो बिल्कुल यही बिल्कुल कॉज। ऐसे ही है, यही नाम होता है। लॉक जॉ, इसका जो प्रॉपर नेम होता है ना उसको कहते हैं लॉक जॉ। और इसकी वजह से क्या होता है, आप मुंह खोल नहीं सकते, वो डिजीज हो जाती है आपको। सॉलो करने में कोई भी चीज, इन सारी चीजों में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटना है आपने बताया ना, इसको वैसे क्या बोलेंगे, क्या चीज है ये उस बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है। क्लॉस्ट्रिडियम जो है इसका जीनस है और टेटना इसकी स्पीशीज है। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना जीनस स्पीशीज क्या होता है? जी जी सर। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इसी तरह डिफ्थेरिया जो है, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसको कॉरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया ही कहते हैं। इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर ये भी प्रॉपरली इन्फेक्ट कर जाए आपको, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में, और आपकी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट का रिदम जो होता है, उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। ठीक हो गया? तो ये सारी बहुत खतरनाक चीजें। चलें जी, सब यूनिट वैक्सीन, पहले भी मैंने बताया कि एक छोटा सा पार्ट उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सब यूनिट वैक्सीन आर मेड फ्रॉम दोज एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स, ठीक है, उसके एंटीजेनिक का जस्ट फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट बेस्ट स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स, और उसके अगेंस्ट भी आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन होती है वो इस तरह बनाई जाती है। ठीक है, ये काइंडली डिस्टॉर्शन हो रही है, ये प्लीज अपना माइक बंद कर दें। इस्लाम, आपका माइक खुला हुआ है। इस्लाम, काइंडली अपना माइक बंद कर देंगे? यस सर। थैंक यू। चले, अच्छा जी, अब क्या है? कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। सर्टेन बैक्टीरिया हैव पॉलीसेकेराइड आउटर कोट्स। पॉलीसेकेराइड का मतलब शुगर से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है, ये सेल वॉल्स या सेल मेम्ब्रेन्स जितनी भी होती हैं, दैट आर पुअरली इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं उनको इम्यूनोजेनिक कहते हैं। तो ये पुअरली इम्यूनोजेनिक होती हैं। बाय लिंकिंग दीज आउटर कोट्स टू प्रोटीन्स जिनको टॉक्सिन्स कह रहे हैं, द इम्यून सिस्टम कैन बी लेड टू रिकॉग्नाइज द पॉलीसेकेराइड एज इफ इट वर अ प्रोटीन एंटीजन। दिस अप्रोच इज यूज्ड इन द हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा को आम जबान में इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। इसकी वैक्सीन बनाने में ये वाला तरीका यूज होता है। बेसिकली होता क्या है कि इनकी जो आउटर लेयर्स जो उससे पॉलीसेकेराइड या शुगर से मिलके बनी होती है, इनके आउटर कोट्स को प्रोटीन्स के साथ जो है ना वो लिंक करवा दिया जाता है। ठीक है, आउटर कोट्स मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ लिंक हो जाते हैं, और इम्यून सिस्टम यही समझता है कि वो शुगर या पॉलीसेकेराइड है, और इस अप्रोच को फॉलो करते हुए जो है वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनाई जाती है। लास्ट वाली जो है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। These are the vaccines that contain microbial fraction produced by genetic engineering। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, जहां पे न्यूक्लिक की बातें आएंगी वहां पे जेनेटिक और डीएनए और जीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं उनकी बात आनी शुरू हो जाएगी। माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब का एक फ्रैक्शन लेंगे, उसका भी फ्रैक्शन में भी से क्या न्यूक्लिक एसिड्स जहां पे हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस और ये सारी चीजें हैं। These are also called polynucleotide और genetic vaccines, और ये बनती भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही है। इनको इसी नाम की बेस पे जेनेटिक वैक्सीन भी कह सकते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि जी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ या व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जेनेटिक वैक्सीन, तो आप लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन भी या पॉलीन्यूक्लियोटाइड वैक्सीन भी, यही होती है। ठीक हो गया जी? क्लियर है? यहाँ तक वैक्सीन की टाइप्स हो गई सारी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताएं जी जी। सर। ठीक हो गया? नेक्स्ट पे आ जाए, पेज नंबर 69 पे। सीरा। सीरा क्या होता है? सीरा को सीरम भी कहते हैं। सीरम, सीरम क्या होता है? ब्लड में होता है। मैंने आपको बताया कि किसी भी डिजीज के लिए उन्होंने कहा जी आप टेस्ट करा के आए, उन्होंने आपका ब्लड सैंपल लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करती है? बहुत तेजी से रोटेशन करती है, पता नहीं कितने थाउजेंड, एक मिनट में कितनी थाउजेंड दफा वो घूमती है, जितने भी आप उसकी रोटेशन सेट कर देंगे, रोटेशन पर मिनट। उससे होता क्या है?
ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं रेड कलर के, और ऊपर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड सा आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? सीरम। ठीक है, द सीरम इज द कॉम्पोनेंट दैट इज नीडर अ ब्लड सेल। ठीक है, वो ब्लड सेल नहीं होता, ब्लड सेल्स नीचे बैठ चुके होते हैं। सीरम डज नॉट कंटेन व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, वो तो नीचे बैठ गए होते हैं। नॉर अ क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं होते। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? जो ब्लड को, खुदा न खास्ता कहीं आपको इंजरी हो गई, ब्लड निकलना शुरू हो गया, उसको जो रोकते हैं, ब्लड को जो स्टॉप करवाते हैं, उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ब्लड को क्लॉट कराते हैं यानी जमाते हैं। इट इज द ब्लड प्लाज्मा विद द फिब्रिनोजेंस रिमूव्ड। ठीक है, इसमें से फिब्रिनोजेंस भी रिमूव हुई होती है। फिब्रिनोजेंस भी यही कुछ करते हैं, ब्लड को स्टॉप कराने में रोल प्ले करते हैं। सीरम इंक्लूड्स ऑल प्रोटीन्स नॉट यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। वो सारे प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में यूज नहीं होते। ठीक है, कोगुलेशन वाले प्रोसेस में जो यूज नहीं होते। एंड ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें, जितने भी ये मिनरल्स होते हैं या मेटल्स होते हैं। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंड एनी एक्सोजीनस सब्सटेंसेस। एक्सोजीनस सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाते हैं? कोई भी ड्रग अगर आपने खाई हुई है, वो ब्लड में अगर प्रेजेंट है तो वो भी सीरम में आ जाएगी। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भी इसमें आ जाएंगे। इसको सीरम भी कहते हैं और सीरा भी कहते हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी कि सीरम क्या होता है। ठीक हो गया जी। अब क्या है एंटी सीरा? एंटी सीरा और एंटी सीरम इज ब्लड सर सीरम कंटेनिंग। जी, फाइब्रिनोजिन के बारे में बताएं। फिब्रिनोजेन का कह रहे हैं? जी सर। ये असल में ना, ये सारी वो चीजें होती हैं जो ब्लड को ना स्टॉप कराने में किसी ना किसी तरीके से सर मैं हेल्प आउट बताऊं? कर रही होती है। ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ब्लड को क्लॉट कराने में, ब्लड को स्टॉप कराने में, ब्लड को जमाने में। ठीक है ना, ब्लड, आपको चोट लगी, ठीक है, आपकी कोई वेन रप्चर हो गई, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो ये सारे फिब्रिनोजेन और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ये उस जगह पे पहुंचते हैं और उसको बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, यानी समझे, आपने जैसे फसलों को पानी लगाते हैं ना, तो किसी एक जगह को पानी लग चुका होता है तो आप क्या करते हैं? मट्टी का एक बड़ा सा वो उठा के उसका वो बंद कर देते हैं, ताकि अब पानी और ना आए उस क्यारी में। ठीक है ना, तो इसी तरह वो भी आके जो है ना उस जगह पे पहुंचते हैं जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है, और उसको स्टॉप कराने की कोशिश करते हैं, और फाइनली वो कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। लेकिन जिनमें फिब्रिनोजेन का लेवल कम होता है और इन सारी चीजों का, उनका ब्लड देर से रुकता है या बिल्कुल रुकता ही नहीं है, और इतना ज्यादा वेस्ट हो जाता है कि उससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये वही करेंगे जिनके अंदर फिब्रिनोजेंस बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे और नॉर्मल अमाउंट में, नॉर्मल परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे जिनके सीरम में। ठीक है, जी सर। चले। एंटी सीरा के बारे में कह रहे हैं कि वो एंटी सीरम इज ब्लड सीरम कंटेनिंग पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब वो स्पेसिफिक नाम दे रहा है कि पॉलीक्लोनल। ठीक है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? दैट आर सिक्रीटेड बाय डिफरेंट बी सेल्स। ये कौन से बी सेल्स हैं? वही बीटा लिम्फोसाइट सेल्स, lineages within the body. They are collection of immunoglobulin molecules that react against a specific antigen. ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन कह रहे हैं, एंटीबॉडीज कह रहे हैं, एक ही बात है। और ये किसके अगेंस्ट रिएक्ट करती हैं? जो भी एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन आउटसाइड द बॉडी आपके ऊपर जो है ना एक्ट कर रहा होता है, आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा होता है, कोई भी डिजीज कॉज करने आ रहा होता है। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं, उसको कहते हैं एंटी सीरम, जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये आपने देखा है ना, ये बड़ी टर्म मशहूर हुई थी, लोगों ने जी सीरम बेचना शुरू कर दिया है ये कोविड के दौर में। और जी 11-11 लाख रुपए की बोतल मिल रही है, अमीर लोग इसको लगवा रहे हैं ताकि उनको कोविड ना हो जाए। वो क्या था? कोई किसी को लॉजिक समझ आई थी वो क्या हो रहा था? नो वो सर। वो लोग बेच रहे थे जो ऑलरेडी ना इससे गुजर चुके थे, कोविड जिनको हो चुका था और वो रिकवर कर चुके थे, वो फिर अपने ब्लड की बोतल पैसों की बेच रहे थे। क्या कर, जो 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 मेडिकल के लोग उसको खरीद रहे थे ना, वो क्या करते थे? उसमें से ब्लड सेल्स को साइड पे कर देते थे। जो सीरम होता था ना, उसमें एंटीबॉडीज होती थी। देखें, उनकी उनके अंदर तो वो एंटीबॉडीज बन चुकी थी ना उस कोविड से लड़ने के लिए। ठीक है,
तो वो उन लोगों को लगाया जा रहा था जो जिनको कोविड हो चुका था, या जो अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही लगवाना चाह रहे थे कि हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर भी वो सीरम आ जाए। ठीक है ना? तो अपनी अपनी जान बचाने के लिए तो वो लाखों रुपए की ये बॉटल्स बिक रही थी। तो वो यही हो रहा था कि उनके सीरम में वो एंटीबॉडीज आ चुकी थी जो उससे लड़ के उन्होंने कोविड के वायरस को मार दिया था। तो वो बहुत बहुत चीजें हुई हैं कोविड के दौर में। तो समझ आ गई आपको कि एंटी सीरम वो होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, होता सीरम ही है, और वो उनको किल करने के लिए स्पेसिफिक एंटीजन जब को सर यूज होता लोगों ने मल्टी महंगे कर दिए थे तो वो तो फिर ब्लड अपना तो था ही ना, है। उनको जी जी, उसको तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जी, लाखों रुपए की वो बोतलें बेची हैं लोगों ने। अब वो पता नहीं, वो अब वो मेडिकल के लोगों, बेसिकली ये करप्शन मेडिकल जो पैरामेडिक स्टाफ है उन्होंने की, लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं था। उन्होंने 1000 2000 की उनसे खून की बोतल लेके आगे, जो ये अमीर लोग होते हैं ना, ये अपनी जान की इनको बहुत फिक्र होती है कि हम मर ना जाएं किसी तरह, उनसे उन्होंने लाखों रुपए लेके उनको वो जो है ना वो एंटी सीरा लगाते रहे। और तो ये बस छोड़े ये सारी चीजें, ये लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। एंटी सीरम इज यूज टू पास ऑन पैसिव इम्यूनिटी टू मैनी डिजीजेस। अब ये क्या करती है? पैसिव इम्यूनिटी डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट आपकी बॉडी में। पैसिव का क्या मतलब होता है? वो आपकी बॉडी में पड़ी हुई है इम्यूनिटी। वो एक्टिव कब होगी? जब उस तरीके का एक्टिव एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा। ठीक है? आपकी बॉडी इसको रिजर्व फोर्स के तौर पे स्टोर कर लेगी अपने पास। जैसे ही खुदा ना खास्ता किसी भी 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल के बाद वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करेगा, वो वापस इनको रिकॉल कर लेगी, बोलेगी भाई आगे लड़ो इनके साथ। तो इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज इन द एंटी सीरम बाइंड द इन्फेक्शियस एजेंट और एंटीजन। वो करता क्या है? ये वही उसके साथ बाइंड कर लेता है एंटीजन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उसको मार देगा। ठीक है जी? द इम्यून सिस्टम देन रिकॉग्नाइज फॉरेन एजेंट्स बाउंड टू एंटीबॉडीज एंड ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स। फॉरेन एजेंट्स को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, उनके साथ उसी की जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड करेगी। अब ये नहीं है कि हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी के साथ भी बाइंड कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, सोफिस्टिकेटेड किस्म का रिएक्शन होता है। एक एक चीज मैच करती है। सेम एंटीबॉडी जो हेपेटाइटिस बी के लिए वो बी वाले एंटीजन से बाइंड करेगी, सी वाली सी वाले से बाइंड करेगी। ठीक है? अगर वो नहीं है तो वो सी वाला नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा आपकी बॉडी को। ये नहीं है कि बी वाला उठ के जाके उसको, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। ना एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, ना एंटीजन उस एंटीबॉडी को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक हो गया? और ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब, ट्रिगर का मतलब किसी चीज को इनहेंस कर देना और इंक्रीज कर देना। द यूज ऑफ एंटी सीरम इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजेंस विच आर कैपेबल ऑफ इवेडिंग, या इवेडिंग का मतलब होता है एस्केप कर जाना, इम्यून सिस्टम। ठीक है? तो उन पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटी सीरम बहुत एक्टिव होता है और इम्यून सिस्टम से उसको एस्केप नहीं होने देता, पकड़ लेता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के उसको किल कर देता है। ठीक है जी? यहां तक हमारी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमने ये वाला जो सब्जेक्ट था एंटी, ओ सॉरी, माइक्रो बायोलॉजी, ये भी कंप्लीट कर लिया। जी, किसी का कोई सारे चैप्टर से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज ना समझ आई हो? सर 1 मिनट सर देखने दो। क्लियर है। ओके सर।